नमस्कार दोस्तों। आज एक फैसला आया। उस फैसले को लेकर के निश्चित रूप से खुश होना चाहिए। एक बेहतरीन फैसला था और कथित तौर पे एक निम्न जाति के जज ने एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया था। उस दम का फैसला किया था जिसको करने की हिम्मत तमाम कथित उच्च जातियों के जजेज में नहीं। लेकिन वही बिहार में एक खुद को सुशासन बाबू कहने वाले नीतीश कुमार ने फिर एक नीच सी हरकत की। उसने दरभंगा में उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे फिर से उनके चरणों में लेट गया और बता दिया कि असल में उसकी कभी रीढ़ थी ही नहीं। वो सत्ता के लिए कोई भी कर्म कुकर्म कर सकता है, कभी भी स्टैंड बदल सकता है, जो तमाम कहता है। तीसरा, नरेंद्र मोदी तमाम लोगों को, उनकी पूरी ट्रोल आर्मी, उनका गैंग, बीजेपी, आरएसएस, उनके लोग किसी भी मीट खाने वाले व्यक्ति को, मांस खाने वाले व्यक्ति को, मछली खाने वाले व्यक्ति को लांछित करते हैं और उसे पता नहीं किस किस तरीके की परिभाषाएं देते हैं। आज नरेंद्र मोदी सरकार में जब महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई मीट मच्छी पर नहीं बढ़ रही है, वो बढ़ रही है उन लोगों पर जो ब्राह्मणवादी होने का दम भर के खाते हैं और कहते हैं हम तो बड़े शाकाहारी, और यह बताते हैं कि जो मांसाहारी है वो तो बड़े नीच हैं, और जो उनको उनके खान पान से लांछित करते हैं। जी हां, कुछ इसी तरह से तो हो रहा है। इसी तरह से हो रहा है कि घोटालों पर घोटाले करने वाली मोदी सरकार एक और घोटाले करती है, और उन्हीं पर आपसे बात कर रहा हूं। शुरुआत करता हूं उस हरकत से जिसे हम निश्चित रूप से नीचता की हरकत कह सकते हैं। हम सबको पता है नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाने का मैंडेट नहीं दिया था। उनके खिलाफ वोटिंग हुई थी और वो सिमट गए थे। जब उनकी पार्टी सिमट गई थी, वो सिमट गए थे, वैसी दशा में नीतीश कुमार ने आगे बढ़कर और चंद्रबाबू ने आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी के आगे मत्था टेक दिया, उनके आगे मत्था टेक दिया और उनकी सरकार बनवा दी। इस सरकार बनवाने के बाद कई ऐसे फैसले करवा दिए जो निश्चित रूप से मानवता के लिए, लोकतंत्र के लिए और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए बड़ा बेहद खतरनाक और शर्मनाक। चंद दिनों में ही जिस जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, हरकतें हो रही हैं, वो देश को शर्मसार करती हैं। जब यह हरकतें हो रही हो, उसी बीच में नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करने दरभंगा जाते हैं। वहां पर नीतीश कुमार उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, और जिस तरीके से चरणों में गिर पड़ते हैं वह अपने आप में बताता है। इसके पहले भी उन्होंने 2 बार इसी तरह की हरकत की। क्या ऐसा हो गया है? क्या ऐसा राज छिपा है? जब लोग ये पूछते हैं क्यों आखिर नीतीश कुमार, ये वही नीतीश कुमार है जब 2013-14 के दौरान चुनावी सभाएं चल रही थी और तमाम कार्यक्रम होते थे, तब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से हाथ भी मिलाने को तैयार नहीं थे, उन्हें देखने को भी तैयार नहीं थे और तमाम ड्रामे कर रहे थे। और वही नीतीश कुमार आज उनके आगे लोटपोट हो जाते हैं। क्या ऐसा है? तब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कौन सी सीडी नीतीश कुमार की मोदी के पास है।
जिसमें नीतीश कुमार की जान बसती है। इसीलिए मैंने बार बार कहा, जब लोग कहते थे, आशंका व्यक्त करते थे कि नीतीश कुमार समर्थन वापस ले सकते हैं, नीतीश कुमार ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का लालच दिया जाए तो भी कर सकते हैं, सब कुछ हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं उतने इतना प्रसारित हो जाएगी कि उनकी सब खत्म हो जाएगी, और खत्म तो वैसे ही हो रही है। लेकिन अब आप यह समझ लीजिए, वह राज है जिस राज से डरते हैं। एक समय में नरेंद्र मोदी भी डरते थे। सुप्रीम कोर्ट में वह याचिका, वह सीडी मौजूद है जिसमें बताया गया था कि नरेंद्र मोदी की वह सीडी है, और उस समय के आईएएस ऑफिसर प्रदीप जो थे, प्रदीप शर्मा, उनके पास में वो सीडी की कॉपी थी, इसीलिए उनको सस्पेंड किया गया, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया और जेल डाला गया, जिससे और वह सीडी उनके हाथ से ले ली गई। लेकिन दूसरी कॉपी जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, हो सकता है अब रिकॉर्ड से गायब हो गई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो थी, और उसे तत्कालीन जस्टिस ने जिस तरीके से दबाया था, उसका उन्हें इनाम मिला था। तो यह एक सत्य है। बहरहाल, इसलिए सीडी का महत्व नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि यदि सीडी कहीं सामने आ गई तो वो जो तमाम सारे सुशासन है वो कहां पहुंच जाएंगे, यह देखने वाला होगा। क्योंकि यदि वो नरेंद्र मोदी की सीडी सामने आ गई होती, सुप्रीम कोर्ट आड़े ना आया होता, तो निश्चित रूप से आज देश की तस्वीर कुछ और होती। और उस सच को उस समय आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पे, विधायक के तौर पे दिल्ली विधानसभा ने उस पूरे एफिडेविट को और वो सारा क्या क्या वो किया था, उसको विधानसभा में कपिल मिश्रा ने तब पढ़ा था, और रिकॉर्ड में मौजूद है दिल्ली विधानसभा के। तो यह आप समझ लीजिए। बहरहाल, ये तो मैंने आपको वह बताया जो सत्य है। अब इस सत्य के साथ में दूसरा सत्य यह है कि, और जो सुखद भी है, कि जस्टिस बी.आर. गवई जो दलित समुदाय से आते हैं, और के.वी. विश्वनाथन, उन्होंने जो एक आज फैसला सुनाया, वो फैसला जो वो चंद्रचूड़ के रहते सुना नहीं पाए थे, सब कुछ होते हुए भी बुलडोजर रोक नहीं पाए थे। बड़ी कोशिश की थी उन्होंने, एक झटके में आदेश भी दिया था, लेकिन दूसरे झटके में उन्हें मजबूर हो जाना पड़ा था। अब बहरहाल उन्होंने फैसला सुना दिया, और उन्होंने सुना दिया है कि अब कोई बुलडोजर बाबा नहीं बन पाएगा। अब प्रक्रिया का पालन करना होगा, और प्रक्रिया के पालन करने के बाद ही कहीं बुलडोजर चल सकता है। जिसके यहां बुलडोजर चलाने का वो होगा, उसे नोटिस दिया जाएगा कम से कम 15 दिन का, और उसकी बात सुनी जाएगी, सुनवाई करनी पड़ेगी। और यही नहीं, उसमें घर तोड़ने के पहले आपको हर विधिक उसे देना पड़ेगा, सुविधा देनी पड़ेगी, सलाह देनी पड़ेगी। तो यह फैसला दे करके उन्होंने नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेताओं के जो बुलडोजर की संस्कृति है, जो विध्वंस की संस्कृति है, उस पर एक लगाम लगाई है। निश्चित रूप से जहां यदि आप देखेंगे तो पूरे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, और तमाम जगह आपको मनुवादी ही 99% मिलेंगे इन जुडिशियरी में। सिर्फ एक बार चीफ जस्टिस दलित समुदाय से हुए हैं, बालाकृष्णन, और उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। इसके बाद में आज जब बी.आर. गवई सीनियर जस्टिस हैं और वो यह जजमेंट देते हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें सुखद होना चाहिए, और हमें यह काबिले तारीफ है कि किस तरीके से उन्होंने यह फैसला दिया है। यदि यही फैसला चंद्रचूड़ दे देते
तो शायद हजारों घर टूटने से बच जाते, तमाम लोग बेघर होने से बच जाते, तमाम जो उसको उस डर से लोगों को जिस तरीके से काबू किया गया है, एक प्रकार से डरा करके हर व्यक्ति को इस स्थिति में खड़ा कर दिया गया है, उससे बचा जा सकता था। बहुत कुछ और हो सकता था। उस डर से बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि हम तो लड़ लेंगे, हमारा परिवार सड़क पे आ जाएगा तब क्या करें। तो यह एक बड़ी चीज है, यह एक बहुत बड़ा काम किया है जस्टिस बी आर गवई ने। और जस्टिस बी आर गवई के तमाम फैसले लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ जो 8 साल सुप्रीम कोर्ट में रहे, चीफ जस्टिस भी रहे, उनमें यह हिम्मत नहीं रही कि वो यह कर सके। तो इससे आप समझ लीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, कोई ब्राह्मण होता, क्षत्रिय होता या बनिया होता तो उसमें यह हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये तीनों जातियों के लोग आज जिस तरीके से डर करके अपने मुनाफे को देखते हुए जजमेंट देते हैं और काम करते हैं, उससे समझा जा सकता है। इसलिए आज उनसे उम्मीद नहीं रह गई। लेकिन दलित समुदाय के जस्टिस बी आर गवई ने यह दिखा दिया कि दलित समुदाय सचमुच एक सशक्त है, और जो राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना हो, न्याय मिले, तो निश्चित रूप से होना चाहिए। बहरहाल यह होता है। इसके बाद में बात करता हूं, आप सबने मध्य प्रदेश में व्यापकम घोटाले का नाम सुना होगा। तमाम लोग उसमें मार दिए गए, तमाम लोग, तमाम चीजें हो गई और सब कुछ हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उसके हर अपराधी को बचाया। और जो मुख्यमंत्री था, जो इसका पूरा किंग पिन था, वो शिवराज सिंह चौहान ऐश कर रहा है, अब केंद्र में मंत्री है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल बना है। तमाम मौतों का वो जिम्मेदार, तमाम हत्याओं का जिम्मेदार, और सबके बावजूद वो उसी तरीके से सुशासन बाबू बना बैठा है जैसे नीतीश कुमार। तो अब आप समझिए, उसी तरीके से अब गोवा में हो रहा है। गोवा में इसी तरीके से भर्ती घोटाला हुआ है। वहां पर जिस तरीके से नियम बदल बदल के बचाने का काम हुआ है और सब कुछ हुआ है, आप सोचिए। एफआईआर दर्ज हुई है, 20 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, बावजूद इसके उसे कैसे बचाया जाए, इस पर काम हो रहा है और इसके लिए सारी चीजें चल रही हैं। जब ये सब चल रही हो तो सवाल तो उठते हैं, सवाल उठते हैं कि आखिर देश किस दिशा में जा रहा है, हम बना क्या रहे हैं। आपको बताता हूं, हम सब ने सुना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो इस देश का सरगना है इस तरह के फ्रॉड का, इस तरह के घोटालों का, इस तरह के, तो वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी है। इसीलिए कहा जाता है चौकीदार ही चोर है, और वह साबित होता है। आप याद करिए, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या ये पैसे लेकर के भारत के भाग गए, और इसके बाद में क्या हुआ कि इस तरह के तमाम सारे लोग भारत का पैसा लेके भाग गए। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, उनका सारा कर्ज जो वो लेके भाग गए थे बैंकों से, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। ये आप देखिए, यानी सब माफ कर दिया 50 लोगों का जो भारत का इतना पैसा लेकर के भागे। ये आरटीआई में मिली इंफॉर्मेशन। तो अब आप समझिए, तो एक तरफ कैश फॉर जॉब चल रहा है, एक तरफ इस तरीके से लूटा जा रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। तब निश्चित रूप से पता चलता है कि आज कहां क्या हो रहा है। इसीलिए राहुल गांधी पूछते हैं कि अंबानी की शादी आपने देखी थी, उसमें नरेंद्र मोदी गए थे ना, क्या मैं कहीं दिखा था? इससे आप समझ सकते हैं कि वो उनके हैं, हम आपके हैं, और इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं, और इसलिए हम लड़ पाते हैं, कोई और नहीं लड़ पाता है।
तो ये सारे सवाल इसलिए खड़े, आज जब तमाम जगह पे मतदान हो चुका है, उस स्थिति में तमाम सीटों पे, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे और दूसरे राज्य हो, वहां पर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने काम किया है, वो दिखता है कि अब चुनाव सिर्फ कांग्रेस या भाजपा में नहीं है, इंडिया और एनडीए में नहीं है, अब चुनाव कांग्रेस पार्टी इंडिया जो है वो एक है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग और भाजपा एक है। तो भाजपा की तरफ से चुनाव आयोग भी लड़ रहा है, यह दिखता है, तो इसलिए तमाम जगह यह होता है और इसीलिए कोई सुनता नहीं है। लेकिन इसमें जवाब है कि आप कैसे जीत सकते हैं। तो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासक भी नहीं टिक पाता है। अतः जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को भूलकर सब एक हो जाइए और उस क्रूर सरकार से लड़िए। तो अब सोचना आपको है कि आप लड़ेंगे या नीतीश कुमार की तरह चरणों में पड़ जाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी आपको राह दिखा सकते हैं, सच बता सकते हैं, जातिगत जनगणना करा करके आपके हक की बात कर सकते हैं कि किसी के साथ पक्षपात ना हो, हर एक व्यक्ति को वाजिब हक मिले। तो एक तरफ हक की लड़ाई है, एक तरफ अन्याय, फैसला आपको करना है। जय